आराध्या गलती से देव के कमरे में चली जाती है। जब देव उस सवाल करता है तो वह होश में आती है। हड़बड़ाते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसका पैर नीचे रखे कारपेट में उलट जाता है। वह अपना बैलेंस खोकर गिरने को होती है। वही तारा आराध्या खुद को गिरने से बचाने के लिए कुछ पकड़े और सहारा लेने की कोशिश करती है। अगले ही पल जो होता है, उसे पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। दरअसल गिरने के चक्कर में और खुद को बचाने के प्रयास में आराध्या ने गलती से देव के कमर पर टंगा टॉवल पकड़ लिया था। वह टॉवल के साथ धड़ाम से पीठ के बल जमीन पर गिर जाती है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि देव को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वह इस वक्त पूरी तरह से नंगा पुंगा होकर उसके सामने खड़ा था। वही एकदम से गिरने की वजह से आराध्या कसकर अपनी आंखें बंद करती है और अपनी कमर को पकड़कर कहती है, मेरी कमर तो गई। इतना कहकर जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है तो एकदम फ्रीज हो जाती है। फिर अचानक उसे होश आता है और सामने का नजारा देखकर वह जोर से चिल्लाती है, आ। वही देव भी इन सब से काफी ज्यादा शॉक में था। उसे बहुत एम्बारसिंग फील हो रहा था। पर जब उसने आराध्या को अपनी तरफ देखते पाया और उसे चिल्लाते हुए वहां देखा तो वह चुप हो गया। अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो टॉवल वापस दो। इतना कहकर वह जल्दी से अपने हाथ में पड़े दूसरे टॉवल से खुद को ढकने की कोशिश करता है। वही आराध्या भी हड़बड़ी में उठाते हुए उसे टॉवल देने के चक्कर में वापस एक बार फिसलकर गिरने को होती है। इस बार वह सीधा देव से टकराती है और गलती से उसका सिर कबीर के लोअर पार्ट से टकरा जाता है। आराध्या का चेहरा अपने लोअर पार्ट पर महसूस करके देव के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वही आराध्या जल्दी से पीछे हटती है और कहती है, सॉरी सॉरी, मैं सच में गलती से नहीं किया। मुझे आशा आंटी यहाँ लेकर आए थे। मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैंने टॉवल आपका हाथ में लिया। यह तो सच में गलती हुई, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। इतना कहते हुए वह पीछे होने लगती है। उसका सिर काफी जोर से उसके लोअर पार्ट से टकराया था, जिसके वजह से देव के मुंह से एक आह निकल गई थी। भाई, अपनी बात कहते हुए जब उसने देव की कराह सुनी तो उसे पागलपन में बिना सोचे समझे कहती है, सर, आपको दर्द हुआ? सर, ज्यादा जोर से लगी? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? कुछ हुआ है सर? उसकी ऐसी बातें सुनकर और ऐसी सिचुएशन की वजह से देव पहले से ही काफी अकॉर्ड और गुस्से में था। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो अब उसका मन कर रहा था कि इस लड़की को मार डाले। इसलिए उसने लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शट अप एंड गेट लॉस्ट। गुस्से से चिल्लाने पर आराध्या एकदम डर गई। जीजी करते हुए उसने अपने आप को उससे थोड़ा दूर किया और जल्दी से कमरे से भाग गई। उसके ऐसे भागने के बाद देव ने गहरी सांस ली। उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी, यह देखकर वह खुद को प्राइस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तक कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, पर आज ऐसा क्या हुआ वह यह समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आराध्या लगभग भागते हुए कमरे से बाहर आती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी उसने कितना बड़ा कांड किया है और अभी अभी क्या उसने देखा है। वह अभी इन सब के बारे में सोचकर खुद को मन ही मन डांट रही थी। तभी उसे सामने से आता हुआ राघव दिखाई दिया। राघव को यह थोड़ा अजीब लगा कि आराध्या ऐसे देव के कमरे के बाहर खड़ी है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वह कुछ बड़बड़ा रही है तो उसके पास आकर कहता है, मैं आराध्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और क्या हुआ है? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? जिस पर आराध्या अंदर के सीन को याद करके उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। फिर वह कहती है, नहीं, मैं गलती से मिस्टर सिंघानिया के कमरे में चली गई थी। लगता है आशा आंटी को गलतफहमी हो गई थी। आपने बताया ना कि हमारी शादी हुई है, तो उन्होंने मुझे मिस्टर सिंघानिया के कमरे में भेज दिया। उसकी बात सुनकर राघव कहता है, अच्छा, उन्हें कॉन्टेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए शायद उन्हें लगा कि आप और सर एक ही कमरे में रहेंगे, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ ला दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में इस बारे में उनसे बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप उसी कमरे में जा सकती हैं। वह कमरा गेस्ट रूम ही है, आप वहां रह सकती हैं। तो आराध्या बिना ज्यादा कुछ सोचे जी जी कहकर वहां से भाग जाती है।
वही उसका ऐसा रिएक्शन और हड़बड़ी देखकर राघव को कुछ तो गड़बड़ होने का एहसास होता है। फिर वह कुछ सोचकर अपने सर के कमरे की तरफ देखता है और फिर दरवाजे पर लॉक करके फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कहता है, अंदर आओ। वह अंदर आता है। इस वक्त देव सिर्फ टॉवल में खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी नसें तनी हुई थीं। उसकी ऐसी हालत देखकर और उसे सिर्फ टॉवल में खड़ा देखकर राघव को थोड़ा अंदाजा हो गया था कि आराध्या वैसे रिएक्ट क्यों कर रही थी। उसे हल्की सी हंसी आ जाती है अपने बॉस के ऐसे एम्बारासिंग मोमेंट को सोचकर। वह अपने दिमाग में अलग अलग खिचड़ी पका रहा होता है कि आखिर हुआ क्या होगा जो औरत ऐसे रिएक्ट करे। उसके चेहरे पर एक नोटिस स्माइल आ जाती है। देव गुस्से से राघव की तरफ देखकर कहता है, वह स्टूपिड लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही थी? उसे मेरे कमरे में किसने भेजा? जिस पर राघव तुरंत खुद को संभालता है और कहता है, सर, दरअसल नीचे में आशा आंटी को आराध्या का इंट्रोडक्शन आपकी वाइफ के तौर पर दिया था। उन्हें यह शादी की न हालातों में हुई है, इस बारे में नहीं पता। इसलिए उन्हें लगा कि आप और आराध्या एक ही कमरे में रहेंगे। इसलिए वहीं उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी। और आराध्या को तो पता ही नहीं था कि आपका कमरा है। इसलिए वह गलती से यहाँ आ गई थी। पर अब टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें गेस्ट रूम दिखा दिया है। ये बात सुनकर देव गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए वापस क्लोजेट की तरफ जाते हुए कहता है, सारे पागल मेरे ही गले क्यों पड़े रहते हैं? इतना कहकर वह वार्डरोब की तरफ चला जाता है। वहां से अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनकर वापस आता है और राघव को देखकर कहता है, अब तुम्हें यहाँ खड़ा रहना है या कुछ काम की बातें भी करनी है? चलो। इतना कहकर वह दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और सीधा नीचे बने स्टडी रूम में जाकर अपने काम से संबंधित चीजों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेस्ट रूम में आराध्या कमरे में आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके पसीने छूट रहे थे। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं। वह दरवाजे से अपना सिर लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तभी फिर एक बार उसकी आंखों के सामने यही सीन घूम गया जहां उसने कैसे देव का टॉवल लेकर गिरी, कैसे उसने देव को बिना कपड़ों के देखा। वो सब याद आ जाती हैं तो वह झट से आंखें खोल देती है और खुद से कहती है, हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे कहाँ फंस गई? अब मैं उसे मिस्टर सिंघानिया के सामने कैसे जाऊंगी? कितना एम्बारासिंग है यह सब। यह सब सोचकर वह अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ा देती है। कमरा काफी डिसेंट है। बेडरूम, वार्डरोब, वॉशरूम, सामने से छोटा सा बैठने के लिए सोफा एरिया, बेड, एक हल्का व्हाइट कलर में पूरा कमरा अच्छे से रंगा हुआ था। साफ सफाई बहुत अच्छे से रखी हुई थी। कमरा बहुत अच्छा था। वह पिछले 2 दिनों से काफी थकी हुई थी, इसलिए अपना सिर झटकती है और कहती है, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वॉशरूम से मिल जाती है और फ्रेश होने लगती है। वह फ्रेश होकर वहीं कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है, क्योंकि यह सब इतना जल्दबाजी में हुआ था कि उसके पास अपनी खुद के कपड़े लाने का भी समय नहीं था। इसलिए वह थोड़ा फ्रेश होकर वापस कमरे में आ जाती है और बेड पर बैठकर आसपास की चीजें देखने लगती है। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। आराध्या जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक सर्वेंट खड़ा होता है। वह उसे देखकर अपना सिर झुकाकर कहता है, मैं डिनर तैयार है। आप डिनर कमरे में करेंगे या नीचे करेंगे? आराध्या को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करें। फिर वह कहती है, मैं नीचे डिनर कर लूंगी। तो सर्वेंट जी कहकर वहां से चला जाता है। नीचे डाइनिंग एरिया में आशा आंटी और कुछ सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर खाना रख रहे थे। उसे देखकर आशा आंटी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अरे आप आ गईं। अच्छा हुआ डिनर रेडी है। गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, अच्छा लगेगा। फिर आराध्या की तरफ देख करके कहती हैं, लेकिन आपने अपने कपड़े चेंज नहीं किए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब आपको कुछ चाहिए? जिस पर आराध्या थोड़ा अफोर्ड होते हुए कहती है, दरअसल आशा आंटी, मैं यहाँ इतनी जल्दबाजी में आई, यह सब बिल्कुल भी कुछ प्लान नहीं था, तो मैं अपना सामान नहीं ला पाई, इसलिए मैंने वही कपड़े पहन लिए। वही। उसकी बात सुनकर आशा आंटी भी उसकी बातों को समझकर हमेशा की तरह मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, आप अभी डिनर कर लीजिए। मैं कल तक सर से कहकर आपका सारा सामान मंगवा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल खुद जाकर अपना सारा सामान ले आऊंगी। मेरी वजह से किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी एक चेयर पर बैठ जाती है।
इस वक्त उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। इतना सारा खाना बस इतने लोगों के लिए। वह आशा आंटी की तरफ देख करके कहती है, इतना सारा खाना किसके लिए? हमें पता नहीं था आपकी पसंद क्या है, इसलिए हमने बहुत सारा बना लिया था कि आपको जो पसंद है, आपको खास है। जिस पर आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, आपको ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं खाने के मामले में बिल्कुल भी झजी नहीं हूँ। मैं कुछ भी खा सकती हूँ। इतना खाना वेस्ट हो जाएगा ना? जिस पर आशा आंटी कहती है, कोई बात नहीं। मन आपको जो पसंद आए वह आप खाइए। बाकी का खाना सर्वेंट खा लेंगे। खाना वेस्ट नहीं होगा। डोंट वरी। उसके बाद सुनकर आराध्या थोड़ी सी हिल जाती है। आशा आंटी जल्दी से आकर उसे प्लेट में थोड़ा खाना परोस देती है। आराध्या को ज्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। वह बस एक रोटी सब्जी ले लेती है और बाकी कुछ भी लेने से मना कर रही थी। उसे ऐसा खाता देखकर आशा आंटी उसे सवाल करने वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। तभी खुद को ऐसे खाता और बाकी सबको ऐसे खड़ा देखकर आराध्या ने उनकी तरफ देखा। आराध्या बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। आशा आंटी की तरफ देख करके कहती हैं, आप सबने खाना खा लिया? जिस पर आशा आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं, एक बार काम खत्म हो जाए, फिर हम लोग सब खाना साथ में खाएंगे। तो अभी क्यों नहीं खाते? आप सब बैठे ना, हम सब साथ में खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर आशा आंटी से उसे देखने लगी। नहीं नहीं मैडम, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हम नौकर हैं, मालिक के साथ खाना कैसे खा सकते हैं? और वैसे भी हमारे लिए अलग से सर्वेंट क्वार्टर है, वहां पर हमारे लिए खाना आ जाता है। आप चिंता मत कीजिए, आप खाइए। आराध्या में काफी इंटरेस्ट करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। फिर आखिरकार वह मानकर अकेली खाना खाती है और फिर वापस अपने कमरे में चली जाती है। लगभग 10:30 पर स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और देव और राघव बाहर आते हैं। इस वक्त वह दोनों किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। तभी आशा आंटी देव की तरफ और राघव की तरफ देखकर कहती हैं, देखकर खाना लगा दो। जिस पर देव कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा। राघव भी कहता है, मैं अपने घर जाकर खाना खा लूंगा। फिर आशा आंटी कहती हैं, मैडम ने खाना खा लिया है और वह अपने कमरे में आराम करने के लिए गई है। तो देव बस हमेशा की तरह लापरवाह होकर कहता है। उसके बाद राघव उसे ग्रेट कर गुड नाइट कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। सारा काम हो जाने के बाद घर में काम कर रहे सभी सर्वेंट दूसरी तरफ बने सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। भाई अपने कमरे में आकर देव बिस्तर पर सो जाता है और जैसे ही वह आंखें बंद करता है, उसके सामने वही आराध्या के साथ हुए पल घूमने लगते हैं। तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ बेचैनी महसूस होती है और उसकी बॉडी अचानक से प्रतिक्रिया करने लगती है। यह अनुभव उसे खुद पर आश्चर्यचकित कर देता है। वह खुद से कहता है, यह क्या हो रहा है? उसे लड़की के ख्याल भर से, एक टच से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है और मेरी बॉडी इतना रिएक्ट कैसे कर रही है? इतना सोचते सोचते वह फर्स्ट रेटेड होकर अपने बिस्तर से उठता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। लगभग आधे घंटे तक कोल्ड शावर लेने के बाद वह बाहर आता है और वापस बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा नींद के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उसने वही साइड टेबल पर रखी नींद की गोलियां निकाली और खा ली। गोलियां खाते ही वह आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में आराध्या इस वक्त बार बार करवटें बदल रही थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। एक तो नई जगह, नया कमरा, नया महल और ऊपर से उसके दिमाग में बार बार अपने भाई का ख्याल। यह सब उसके लिए बेचैनी और परेशानी का कारण बन रहा था। दूसरी तरफ देव के साथ हुआ वह अजीब सा पल भी उसके मन में घूम रहा था। इसी तरह उन दोनों की बेचैनी में पूरी रात कट गई। दोनों ही ढंग से नहीं सो पाए और ऐसे ही रात बीत गई। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए और कहानी को बहुत सारे लाइक, कमेंट और रिव्यू देना मत भूलिए।